घना जंगल, ठंडी हवा और पेड़ों से गिरती ओस की बूंदें। जंगल के एक कोने में मिट्टी और लकड़ी से बनी एक छोटी सी झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में रहता था एक गरीब किसान रामदीन, उसकी पत्नी सावित्री और उनकी बेटी किरण। गरीबी उनके जीवन का हिस्सा थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उनकी पहचान। सुबह की हल्की रोशनी झोंपड़ी के अंदर झांक रही थी। चूल्हे की आग बुझ चुकी थी और पास ही टूटी सी हांडी रखी थी। सावित्री, रामदीन उठ जाओ, आज फिर जंगल जाना है। लकड़ी नहीं लाई तो आज चूल्हा नहीं जलेगा। हाँ सावित्री, आंख खुलते ही पेट की चिंता शुरू हो जाती है। कोने में सो रही उनकी बेटी करवट बदलती है। बाबा, मैं भी आज जंगल चलूं? नहीं बिटिया, जंगल आसान जगह नहीं, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ाई भी तब होगी बाबा जब पेट भरा होगा। आज मैं भी काम करूंगी। सावित्री की आंखें भर आती हैं। सावित्री, मेरी बच्ची इतनी छोटी उम्र में जिम्मेदारी उठाने लगी है। भगवान जाने हमें कब चैन मिलेगा। किरण झोपड़ी के बाहर आती है। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है। उसके पैर में फटी चप्पल और बदन पर पुराना सा स्वेटर, फिर भी उसके चेहरे पर हिम्मत थी। किरण मन ही मन, ये जंगल मेरा दुश्मन नहीं है, यही हमारा पेट भरता है। मैं डरूंगी नहीं। तीनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं। पेड़ों की छाया, पक्षियों की आवाजें और दूर से आती नदी की हल्की सी धुन। लेकिन जंगल सुंदर होने के साथ साथ डरावना भी था। किरण, मेरी बात ध्यान से सुनो। लकड़ी वहीं से काटना जहाँ जमीन साफ हो, घने जंगल में मत जाना। जी बाबा, मैं समझ गई। सावित्री पीछे से आवाज देती है, बेटी ज्यादा दूर मत जाना, शाम होने से पहले लौट आना। हाँ माँ, मैं जल्दी लौट आऊंगी। तीनों अलग अलग दिशाओं में लकड़ी काटने चले जाते हैं। किरण कुल्हाड़ी उठाए पेड़ों के बीच चल रही थी। उसके कदम छोटे थे लेकिन इरादे बड़े। वो सूखी लकड़ियां चुनती, कुछ टहनियां तोड़ती और उन्हें गठरी में बांधती। उसके हाथ कांप रहे थे, ठंड से भी और थकान से भी। किरण मन ही मन, अगर आज ज्यादा लकड़ी मिल गई तो माँ बाजार से थोड़ा आटा और नमक ले आएगी, आज रोटी ठीक से बनेगी। अचानक उसे पास की झाड़ी में कुछ हिलता हुआ दिखा। किरण डर गई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे आगे बढ़ी। झाड़ी के पीछे एक बूढ़ा आदमी पड़ा था। उसके कपड़े फटे थे, शरीर कांप रहा था और आंखें आधी बंद थीं। बाबा, आप ठीक तो हैं? बूढ़े आदमी की आवाज बहुत कमजोर थी। बेटी, पानी, बहुत ठंड लग रही है। किरण ने अपनी बोतल से उसे पानी पिलाया। फिर उसने अपना स्वेटर उतारकर उसे ढक दिया। आप यहाँ अकेले कैसे आ गए? मैं लकड़ी काटने आया था, फिसल गया, चल नहीं पा रहा हूँ। अगर कोई नहीं मिला तो यहीं मर जाऊंगा। नहीं बाबा, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। आप मेरा हाथ पकड़ो, मैं आपको बाहर ले चलूंगी। तुम छोटी हो बेटी, मुझे उठाना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं छोटी हूँ पर मेरी हिम्मत बड़ी है। आप चलने की कोशिश करो, मैं सहारा दूंगी। काफी कोशिशों के बाद किरण किसी तरह बूढ़े को जंगल के खुले रास्ते तक ले आई। वहाँ पास में उसकी माँ और बाबा लकड़ी काट रहे थे। किरण, बाबा जल्दी आओ। क्या हुआ बिटिया? ये बाबा जंगल में गिर गए थे, इन्हें बहुत ठंड लग रही है। रामदीन और सावित्री तुरंत मदद करते हैं। चिंता मत करो बाबा, हम आपको अपने घर ले चलेंगे। बेटी, तुम फरिश्ता हो, अगर तुम न मिलती तो आज मैं मर जाता। तीनों बूढ़े आदमी को अपनी झोपड़ी में ले आते हैं। सावित्री चूल्हा जलाती है, गर्म पानी बनाती है और थोड़ा सा चावल उबालती है। सावित्री, हमारे पास ज्यादा नहीं है बाबा, पर जो है वही खा लीजिए। बूढ़ा आदमी, मुझे इतना अपनापन कभी किसी ने नहीं दिया। मैं तो समझ बैठा था कि दुनिया में अब इंसानियत खत्म हो गई है। किरण उसके पैरों के पास बैठ जाती है। बाबा, आपका नाम क्या है? बूढ़ा आदमी, मेरा नाम है हरि प्रसाद। रामदीन, आप कहाँ के रहने वाले हैं हरि प्रसाद जी? मैं पास के गांव का हूँ, पर अब वहाँ कोई मेरा नहीं रहा। पत्नी गुजर गई, बेटे शहर चले गए, मैं अकेला रह गया। किरण की आंखें भर आती हैं। बाबा, आप अकेले नहीं हैं, अब आप हमारे साथ रह सकते हैं।
हरिप्रसाद भावुक हो जाते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर ठंडी हवा तेज चल रही थी, लेकिन झोपड़ी के अंदर अपनापन और गर्मी थी। किरण अपने बिस्तर पर लेटी, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। किरण मन ही मन, आज मैंने किसी की जान बचाई, शायद यही असली धन है। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें जंगल के ऊपर फैल रही थीं। पेड़ों से टपकती बर्फ पिघलकर जमीन पर गिर रही थी। हरिप्रसाद अब कुछ बेहतर महसूस कर रहे थे। रामदीन, मैं आज तुम्हारे साथ जंगल चलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना है बाबा? जंगल के अंदर एक खास जगह है जहाँ बहुत कीमती पेड़ हैं, पर वहाँ पहुँचना आसान नहीं। किरण उत्सुक हो जाती है। बाबा, क्या हम भी चल सकते हैं? हाँ बेटी, लेकिन रास्ता लंबा और मुश्किल है। अगर तुम हिम्मत रखो तो चल सकते हो। मैं तैयार हूँ। तीनों जंगल के भीतर गहराई की ओर चल पड़ते हैं। पेड़ और ऊंचे होते जाते हैं, रोशनी कम होती जाती है और रास्ता संकरा। ये जगह बहुत खतरनाक लग रही है। आप पक्के हैं कि हम सही रास्ते पर हैं? हाँ, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा इसी जंगल में बिताया है। मुझे हर रास्ता याद है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। उसकी लकड़ी सामान्य लकड़ी से अलग थी, चमकदार, मजबूत और बहुत सुंदर। यही वो पेड़ है। इसकी लकड़ी बहुत कीमती होती है। बाजार में इसकी बहुत कीमत मिलती है। रामदीन की आंखें चमक उठती हैं। सच में बाबा? अगर ये सच है तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। पर ध्यान रहे, इस जंगल से उतनी ही लकड़ी लो जितनी जरूरत हो। लालच मत करना, क्योंकि जंगल माँ की तरह होता है। किरण पेड़ को ध्यान से देखती है। क्या बाबा, जंगल सच में हमें पहचानता है? हाँ बेटी, जंगल इंसान की नीयत पहचानता है। जो उसे प्यार करता है, उसे वो खाली हाथ नहीं लौटाता। रामदीन धीरे धीरे पेड़ की एक मजबूत शाखा काटते हैं। लकड़ी भारी थी, लेकिन मजबूत और चमकदार। तीनों उसे उठाकर वापस गांव की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन रामदीन उस लकड़ी को लेकर पास के शहर के बाजार जाते हैं। किरण और सावित्री घर पर इंतजार करती हैं। सच में बाबा को अच्छी कीमत मिलेगी ना? भगवान चाहेगा तो जरूर मिलेगी, तो चिंता मत कर। घंटों बाद रामदीन वापस लौटते हैं। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। सावित्री, किरण, आज हमारी किस्मत बदल गई। सच बाबा? क्या हुआ? उस लकड़ी की बहुत अच्छी कीमत मिली। इतने पैसे मिले हैं कि अब हमें कई महीनों तक खाने की चिंता नहीं होगी। सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आज पहली बार पेट की चिंता से दिल को आराम मिला है। किरण खुशी से उछल पड़ती है। बाबा, अब मैं स्कूल जा सकूंगी ना? अब मुझे पढ़ने से कोई नहीं रोकेगा ना? रामदीन उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हैं। हाँ बेटी, अब तू जरूर पढ़ेगी। मैं तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाऊंगा। कुछ ही दिनों में किरण का दाखिला पास के स्कूल में हो जाता है। उसके पास नए कपड़े तो नहीं थे, लेकिन आंखों में सपने थे। स्कूल के पहले दिन वो बहुत खुश थी। माँ, बाबा, मैं देर से आऊंगी। आज मेरा पहला दिन है। जा बेटी, भगवान तुझे सफलता दे। स्कूल में शिक्षक बच्चों से सवाल पूछते हैं। किरण, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? किरण थोड़ी झिझकती है, फिर साहस के साथ बोलती है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ताकि मैं गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर सकूं, जैसे मैंने उस दिन जंगल में बाबा की मदद की थी। बहुत अच्छा सपना है किरण। अगर तुम मेहनत करोगी तो जरूर पूरा होगा। एक दिन हरिप्रसाद फिर झोपड़ी में आते हैं। तुम्हारी वजह से मुझे नया जीवन मिला और तुम्हारे परिवार की जिंदगी भी बदल रही है। लेकिन याद रखना, जंगल ने तुम्हें जो दिया है उसे संभाल कर रखना। मैं समझती हूँ बाबा, हम कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। यही बात सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। रामदीन भी पास आ जाते हैं। बाबा, हम वादा करते हैं कि हम जंगल से उतना ही लेंगे जितना जरूरत हो। हम कभी लालच नहीं करेंगे। हरिप्रसाद संतोष से सिर हिलाते हैं। समय बीतता गया, ठंड फिर से बढ़ने लगी, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। अब झोपड़ी में थोड़ी बेहतर चीजें थीं। अच्छा कंबल, थोड़ा ज्यादा अनाज और सबसे बड़ी बात, उम्मीद। एक रात तेज बर्फबारी शुरू हो गई। तेज हवा झोपड़ी के दरवाजे को हिलाने लगी। रामदीन, आज ठंड बहुत ज्यादा है, किरण को कंबल ठीक से ओढ़ा देना। हाँ सावित्री। किरण अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। माँ, बाबा, क्या आपको लगता है कि एक दिन हम पक्के घर में रह पाएंगे? रामदीन थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, हाँ बेटी, अगर तू पढ़ती रही, मेहनत करती रही, तो वो दिन जरूर आएगा। मैं बहुत मेहनत करूंगी बाबा, मैं आप दोनों को कभी दुखी नहीं होने दूंगी। कुछ साल बीत जाते हैं। किरण अब बड़ी हो चुकी है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है।
एक दिन स्कूल से एक पत्र आता है। किरण, बाबा, माँ, देखो स्कूल से चिट्ठी आई है। क्या लिखा है बेटी? किरण खुशी से पढ़ती है। मुझे शहर के बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप मिली है, अब मैं वहाँ जाकर पढ़ सकती हूँ। सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बेटी अब बड़े सपनों की ओर बढ़ रही है। रामदीन की आवाज भर्रा जाती है। बेटी, आज मुझे अपनी गरीबी पर दुख नहीं है, आज मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। किरण को शहर जाना था। वो जंगल, झोपड़ी और अपने माता पिता को छोड़कर जाने वाली थी। वो जंगल की ओर आखिरी बार देखने जाती है, वहीं जहाँ उसने हरि प्रसाद को पहली बार देखा था। जंगल, तूने मुझे जीवन दिया, मेरे परिवार को उम्मीद दी, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी। सालों की मेहनत के बाद किरण का चयन मेडिकल कॉलेज में हो जाता है। वो दौड़ती हुई अपने माता पिता को फोन करती है। बाबा, माँ, मेरा चयन मेडिकल कॉलेज में हो गया है। फोन की दूसरी ओर सन्नाटा छा जाता है, फिर खुशी की आवाज। सच में बेटी, आज तो मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। ये सब आपकी वजह से है बाबा। माँ, अगर आप दोनों ने मुझे हिम्मत नहीं दी होती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँचती। डॉक्टर बनने के बाद किरण शहर में अच्छी नौकरी पा सकती थी, लेकिन उसका दिल अपने जंगल और गांव में था। वो अपने माता पिता और हरि प्रसाद के पास लौट आती है। गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोलती है। बेटी, तू शहर छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? वहाँ तुझे बड़ी जिंदगी मिल सकती थी। बाबा, मेरी असली जिंदगी यही है। यहाँ लोगों को मेरी जरूरत है। मैं गरीबों का इलाज मुफ्त करूँगी। सावित्री उसे गले लगा लेती है। तू सच में हमारी बेटी नहीं, भगवान का भेजा हुआ वरदान है। आज भी जंगल वैसा ही है, घना, सुंदर और रहस्यमय। लेकिन अब उस जंगल के किनारे एक छोटा सा क्लिनिक है, जहाँ गरीबों को इलाज मिलता है। और उस क्लिनिक की डॉक्टर है किरण, एक गरीब किसान की बेटी जो जंगल की गोद में पली बढ़ी और दुनिया को उम्मीद का मतलब सिखाया। किरण मन ही मन, मैं जहाँ भी हूँ, मेरी जड़ें इसी जंगल में है और मेरी मंजिल भी यही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। ठंड इतनी थी कि सांसें जम रही थी और जंगल इतना खामोश था कि एक लड़की के गायब होने की आवाज किसी ने सुनी ही नहीं। उत्तर भारत के एक दूर दराज पहाड़ी जंगल में सर्दियां हर साल आती थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी थी, पेड़ों की टहनियां झुकी हुई थी और हवा इतनी ठंडी कि सांस लेते ही सीने में चुभन होती। जंगल के अंदर एक पहाड़ की चट्टान के नीचे एक छोटी सी गुफा थी। वही गुफा दो बहनों का घर थी। बड़ी बहन का नाम था सीमा और छोटी बहन का नाम था रीना। उनका कोई माँ बाप नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, सिर्फ एक दूसरे का सहारा था। गुफा के अंदर पुराने कपड़े, कुछ लकड़ियां, एक टूटा हुआ मटका और एक छोटा सा चूल्हा था। सुबह का वक्त था, बाहर बर्फ गिर रही थी। दीदी, आज बहुत ठंड है। आज भी जंगल जाना पड़ेगा रीना, नहीं तो रात को आग नहीं जलेगी। रीना ने बाहर झांका। पेड़ों पर बर्फ जमी थी, रास्ता बिल्कुल सफेद दिख रहा था। आज मत चलो ना दीदी, कल चले जाएंगे। सीमा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर आज नहीं गए तो कल भूखे सोना पड़ेगा। रीना कुछ नहीं बोली, बस अपना फटा हुआ शॉल ओढ़ा और कुल्हाड़ी उठाई। दोनों बहनें गुफा से बाहर निकली। हवा इतनी तेज थी कि कान सुन्न हो रहे थे। बर्फ पैरों के नीचे चरमराती आवाज कर रही थी। दोनों रोज जंगल जाती थी, लकड़ी काटती थी, शहर के पास बेचती थी और उसी से अपनी जिंदगी चलाती थी। दीदी, क्या कभी हमारी अपनी झोपड़ी होगी? सीमा मुस्कुराई। जब हम बहुत सारी लकड़ी बेच लेंगी तो एक दिन जरूर होगी। रीना की आंखों में एक छोटी सी उम्मीद चमक गई। आज दोनों बहनें जंगल के अंदर तक गईं। पेड़ और ऊंचे थे, रास्ते और तंग, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और हवा की सीटी जैसी आवाज। बर्फ लगातार गिर रही थी। दीदी, आज जंगल कुछ अलग लग रहा है। डर मत, हम रोज यहीं आते हैं। दोनों लकड़ी काटने लगी। कुल्हाड़ी की आवाज जंगल में गूंज रही थी, ठक ठक ठक। समय बीतता गया। अचानक रीना बोली, दीदी, मैं उस तरफ थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ, शायद वहाँ सूखी लकड़ी मिल जाए। ज्यादा दूर मत जाना, यहीं आसपास रहना। रीना आगे बढ़ गई। बर्फ गिरती रही, सीमा लकड़ी काटती रही। कुछ देर बाद उसने आवाज लगाई, रीना, लकड़ी मिल रही है? कोई जवाब नहीं आया। सीमा ने फिर आवाज दी, रीना, कहाँ हो? फिर भी कोई आवाज नहीं। सीमा का दिल तेज धड़कने लगा
उसने कुल्हाड़ी नीचे रखी और उस दिशा में चल पड़ी जिधर रीना गई थी। बर्फ और गहरी होती जा रही थी, चारों तरफ सफेद धुंध। रीना, रीना! कोई जवाब नहीं। जंगल बिल्कुल खामोश था। सीमा को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसने देखा रीना के पैरों के निशान बर्फ में बने हुए थे। वो निशान एक दिशा में जा रहे थे। सीमा ने निशानों का पीछा किया, लेकिन कुछ दूरी बाद निशान अचानक खत्म हो गए, जैसे रीना वहां से गायब हो गई हो। सीमा वहीं खड़ी रह गई। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन मन उससे भी ज्यादा कांप रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? रीना यही थी। उसने चारों तरफ देखा, न कोई आवाज, न कोई हलचल, सिर्फ गिरती हुई बर्फ और गहरी खामोशी। सीमा ने जोर जोर से पुकारा, रीना, तुम मजाक मत करो, वापस आ जाओ। लेकिन जंगल ने उसकी आवाज को अपने अंदर ही निगल लिया। शाम होने लगी, अंधेरा बढ़ने लगा। सीमा को ठंड से ज्यादा डर सताने लगा। आखिर थक कर वो अकेली ही गुफा की तरफ लौट आई। गुफा के अंदर अंधेरा और ठंड दोनों थे। सीमा ने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। रीना, तुम कहाँ हो? गुफा की दीवारों पर हवा की आवाज गूंज रही थी। बाहर बर्फ गिरती रही। रात गहरी हो गई। सीमा आग के पास बैठी रही, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। हर छोटी आवाज पर वो चौंक जाती। अचानक उसे लगा जैसे बाहर किसी के चलने की आवाज आई हो। रीना, उसने धीमी आवाज में कहा। रीना। उसने गुफा के बाहर झांका। कुछ नहीं था, सिर्फ बर्फ और अंधेरा। वो वापस अंदर आ गई। कुछ देर बाद फिर वही आवाज, खड़ खड़। सीमा का दिल जोर से धड़क उठा। रीना, अगर तुम हो तो बोलो। इस बार उसे जवाब मिला, लेकिन वो आवाज रीना जैसी नहीं थी। वो बहुत धीमी, बहुत भारी और बहुत ठंडी थी। सीमा का शरीर सुन्न हो गया। कौन है? सीमा, मैं यहाँ हूँ। सीमा की आंखें फैल गईं। वो आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। रीना, क्या तुम हो? कुछ पल खामोशी रही, फिर वही आवाज, मैं ठंड में फंस गई हूँ। सीमा उठ खड़ी हुई। रीना, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। गुफा के अंदर हवा अचानक तेज हो गई। आग की लौ कांपने लगी। बाहर मत आना। सीमा रुक गई। क्यों? क्योंकि मैं अब पहले जैसी नहीं हूँ। सीमा की सांसें तेज हो गई। रीना, ऐसी बातें मत करो, तुम मेरी छोटी बहन हो। खामोशी छा गई। फिर अचानक गुफा के अंदर एक ठंडी हवा चली। सीमा को लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया हो। सीमा, तुमने मेरा पीछा क्यों नहीं किया? सीमा पीछे मुड़ी। वहाँ कोई नहीं था। मैंने कोशिश की थी रीना, निशान अचानक खत्म हो गए, क्योंकि वहाँ से मैं गिर गई थी। सीमा का दिल जोर से धड़क उठा। गिर गई थी? कहाँ? कुछ पल बाद आवाज आई, जंगल के अंदर एक पुरानी दरार है, बर्फ से ढकी हुई। सीमा के दिमाग में वो जगह घूमने लगी जहाँ निशान खत्म हुए थे। तुम वहाँ गिर गई? हाँ, और फिर अंधेरा और बहुत ठंड। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अभी तुम्हें निकालने चलती हूँ। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं अब वहाँ नहीं हूँ। सीमा का शरीर जैसे पत्थर बन गया। ये क्या मतलब है? गुफा की दीवारों से आवाज फिर गूंजी। मैं अब जंगल की ठंड में हूँ, बर्फ में हूँ, हवा में हूँ। सीमा की सांस रुक सी गई। रीना, तुम मुझे डराओ मत। अचानक गुफा के बाहर बर्फ गिरने की आवाज तेज हो गई। हवा की सीटी और ज्यादा डरावनी लगने लगी। सीमा को लगा जैसे कोई गुफा के बाहर खड़ा हो। उसने धीरे से बाहर झांका। बर्फ के बीच उसे एक परछाई दिखी, लंबी, पतली और बिल्कुल स्थिर। रीना! परछाई हिली। सीमा बाहर निकलने लगी। तभी पीछे से फिर वही आवाज, मत जाओ सीमा। सीमा रुक गई। क्यों? क्योंकि अगर तुम बाहर गई तो तुम भी मेरी तरह इस जंगल का हिस्सा बन जाओगी। फिर उसने बाहर देखा, बर्फ, अंधेरा और वही परछाई। उसका दिल दोनों तरफ खिंच रहा था।
रीना, अगर तुम मेरी बहन हो तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? कुछ पल खामोशी रही, फिर बहुत धीरे से आवाज आई, क्योंकि मेरे पास अब शरीर नहीं है। सीमा का शरीर कांपने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ठंड में जम गई थी सीमा। जंगल ने मुझे अपनी गोद में ले लिया। सीमा घुटनों के बल बैठ गई। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, तुम मेरी छोटी बहन हो। गुफा के अंदर हवा और ठंडी हो गई। अगर तुम मुझे ढूंढने आई तो तुम भी वापस नहीं लौट पाओगी। सीमा ने आग की ओर देखा। अगर आग बुझ गई तो वो ठंड में मर जाएगी। उसने बाहर की परछाई की ओर देखा। अगर वो बाहर गई तो शायद वो भी कभी वापस ना आए। उसका दिल टूट रहा था। तो मैं क्या करूं रीना? कुछ देर बाद आवाज आई, जिंदा रहो, यही मेरी आखिरी इच्छा है। सीमा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? मत भूलो, लेकिन जंगल के अंदर मत आना। सीमा ने देखा, गुफा के बाहर की परछाई धीरे धीरे बर्फ में घुलती जा रही थी। कुछ ही पल में वहां कुछ नहीं बचा, सिर्फ बर्फ, अंधेरा और हवा। गुफा के अंदर फिर वही सन्नाटा छा गया। सीमा आग के पास बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका दिल रो रहा था। रात बीतती गई, सुबह हुई। बर्फ अब भी गिर रही थी। सीमा ने बाहर झांका। जंगल वही था, लेकिन रीना कहीं नहीं थी। वो उसी जगह गई जहां निशान खत्म हुए थे। वहां अब भी बर्फ जमी हुई थी, लेकिन बर्फ के नीचे एक गहरी दरार दिख रही थी। सीमा ने झांका, अंदर सिर्फ अंधेरा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रीना! हवा चली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके बालों को छुआ हो। फिर वही फुसफुसाहट, मैं यही हूँ। सीमा पीछे मुड़ी। कोई नहीं था, लेकिन उसके कानों में वो आवाज अब भी गूंज रही थी। जंगल में, बर्फ में, हवा में। सीमा वापस गुफा की ओर चली। वो अकेली थी, लेकिन जंगल कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि वहां कुछ आवाजें हमेशा रह जाती हैं। कुछ लोग जंगल में खो जाते हैं और कुछ जंगल में ही जिंदा रहते हुए खुद को खो देते हैं। अगर इस कहानी ने रोंगटे खड़े कर दिए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम ऐसी जगह अकेले रह पाओगे?